हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। मतलब जो आइडिया होता है डेवलपमेंट का, मतलब आगे बढ़ने का, और प्रोग्रेस का, हमारे साथ हमेशा होता है। हमारी जो एस्पिरेशंस होती हैं, मतलब जो हम करना चाहते हैं, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, वो हमेशा यही होती हैं कि हमारी जो अभी कंडीशन है हम उससे बेटर हो जाएं, हम उससे आगे बढ़ जाएं। तो यही होता है डेवलपमेंट। इसमें यही बताया गया कि कंट्री किस तरीके से डेवलप करती है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इंप्रूव करती है, पास्ट में कैसा था और फ्यूचर में वो कैसा होना चाहता है। तो इसमें यही है कि मतलब व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मतलब डेवलपमेंट जो है वो हमसे क्या प्रॉमिस करती है, और हर लोग जो होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। मतलब जैसे कि इसमें दिया गया है कि डेवलपमेंट गोल्स क्या है कि अगर कोई रूरल लेबरर है तो वो चाहेगा कि उसको अच्छे पैसे मिल जाएं, उसके जो वेतन है वो बढ़ जाए। वेजेस का मतलब होता है वेतन, तो उसका जो वेतन है वो बढ़ जाए, उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले और उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। और अब एक दो देख लेते हैं इसमें, जैसे कि कोई अगर अर्बन फैमिली की, रिच फैमिली की कोई गर्ल है तो वो ये चाहेगी कि जैसा मतलब जितनी फ्रीडम, जितनी आज़ादी उसके बड़े भाई को या मतलब उसके भाई को मिलती है, इतनी आज़ादी उसे मिले, वो फॉरेन में जाके पढ़ सके। तो हर किसी के जो गोल्स होते हैं ना डेवलपमेंट के, वो सब अलग अलग होते हैं। हर जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो वो ये चाहेगा कि वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए, स्पोर्ट्स में अच्छा हो जाए। और कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो चाहेगा उसकी जॉब में इंक्रीमेंट हो जाए, उसकी सैलरी बढ़ जाए। तो इस तरीके से जो हर किसी के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी एस्पिरेशंस अलग अलग होती हैं। इसमें ये बताया गया है। फिर अब जैसे ये आगे है, इसमें हमें बताते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ये सब जो हमने पढ़ा इसका ही थोड़ा सा इंग्लिश में, थोड़ा बोल्ड लेटर्स में इसको अच्छे से देख लेते हैं। एक चीज़ जो हमें क्लियर हो जाती है कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मतलब अलग अलग लोगों के जो आगे बढ़ने के, प्रोग्रेस करने के जो गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो काफ़ी अलग होते हैं। एंड सेकेंड ये बात है कि वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। और एक इंसान के लिए जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, वो दूसरे के लिए हो सकता है डिस्ट्रक्शन हो, मतलब उसकी बर्बादी हो। इसका जो बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है वो डैम्स होते हैं। जब जब डैम्स बनाए जाते हैं तो क्या होता है, मतलब गांव के गांव उसमें डूब जाते हैं। मतलब पानी, कई कई गांवों के अंदर पानी भर के डैम्स बनाए जाते हैं। तो जो गांव में लोग रह रहे होते हैं उनके लिए तो वो बर्बादी है ना, वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन है, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मगर उस डैम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फसलों को पानी मिल रहा है, दूसरे कहीं दूर दराज के खेतों को, फसलों को पानी मिल रहा है। और बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस जगह पर, टूरिज़्म बढ़ रहा है। तो ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो क्या, कौन बर्बाद हुआ, जिनको अपने घर छोड़ करके जाना पड़ा, फिर कंपनसेशन नहीं मिला, कोई अच्छी रहने की जगह नहीं मिल पाई, कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं। और कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो लोगों को ज़्यादा बिजली मिलने लगी। तो किसी के लिए डेवलपमेंट तो बर्बादी हो गया और किसी के लिए वो आबादी हो गया। किसी के लिए डेवलपमेंट डेवलपमेंट है और किसी के लिए क्या है, डिस्ट्रक्शन है। तो यही एक इसका एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा। अब क्या होते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। ज़्यादातर क्यों है, क्या होता है कि हम लोग डेवलपमेंट का, मतलब प्रगति का, हमारे लाइफ अच्छी हो जाए तो इनकम से, पैसे से उसको हम लोग रिलेट कर करके देखा करते हैं। तो बिसाइड सीकिंग मोर डेवलपमेंट, मतलब ज़्यादा इनकम, मतलब इनकम क्या होता है, जैसे कि हम लोग जितना पैसा कमाते हैं हमारी इनकम होती है। हर कोई क्या चाहता है, इनकम बढ़े। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट के सेंस में। एक तो हो गया पैसा, और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हम कोई हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, हमारे साथ सब अच्छा व्यवहार करें, ये भी एक सेंस ऑफ डेवलपमेंट होता है। फ्रीडम मिले, हमें आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले। अगर कोई, हम रात को घर से बाहर निकलना चाहते हैं, अकेले जाना चाहते हैं, तो हमें फील हो कि हम सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, और हमें दूसरों से इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना करे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास कोई पैसे वाला काफ़ी ज़्यादा हो, मगर उसके फैमिली मेम्बर्स ना हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स से ना बनती हो उसकी, तो फिर वो भी उसका एक मतलब गोल ये हो जाएगा, उसको अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो इनकम हो गया, और इनकम के साथ बाकी सारी चीज़ें जैसे फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है और हमारे डेवलपमेंट गोल का ही हिस्सा होती हैं। मटीरियल गुड, मटीरियल गुड का क्या मतलब होता है, जैसे कि पैसे से जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं वो होती हैं मटीरियल गुड। जैसे कि आपने अच्छा फ़ोन ले लिया,
आपने कार ले ली, आपने अच्छा घर ले लिया, ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियल गुड होती हैं, ये ज़रूरी तो होती हैं, मगर सब कुछ ये ही नहीं होती है। इसके अलावा भी जो हम लोगों ने फैक्टर्स किए, मतलब जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, आप कैसे समझ सकते हैं कि अब आपके जैसे फ्रेंड्स हैं वो आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फ्रेंड ही ना हो तो सोचिए आप कैसे करेंगे, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मटेरियल चीज़ों के अलावा भी। तो इनकम एंड अदर गोल्स, तो अदर गोल्स यही होते हैं, रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, ये अदर गोल्स में हमारे आ जाते हैं। तो फिर और हम लोग आगे देखते हैं, इसमें हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया मटेरियल वाला। फिर हाँ, ये जो बोल्ड में है इसकी पूरी समरी सी बता देते हैं बोल्ड में, जैसे कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स गोल्स। तो डेवलपमेंट में हमारी इनकम भी बढ़े और बाकी सारे मिक्स गोल्स जैसे कि रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सारे मिक्स गोल्स में आ जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि नेशनल डेवलपमेंट, मतलब नेशनल डेवलपमेंट यही वाला हम लोगों ने पूरा देख लिया कि जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो हर किसी के लिए अलग अलग मैटर करती हैं चीज़ें। जैसे कि अगर हम पूरे नेशन की बात करें तो जैसे कि सड़क बन रही है, जंगल में से सड़क निकल रही है, तो उस जंगल में रहने वाले, उस जंगल के आसपास के गाँव में रहने वाले लोग, हाईवे निकल रहे हैं, हाईवे जब निकलते हैं तो बहुत सारी दुकानें हटा दी जाती हैं, तो उन लोगों की लाइवलीहुड डिपेंड होती है किसी दुकान पे, है ना। तो वो उनके लिए हो तो डेवलपमेंट रहा है, हाईवेज़ बन रहे हैं और ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, मगर किसी की लाइफ तो बर्बाद हो रही है, किसी का घर और दुकान जा रहा है। तो ये नेशनल डेवलपमेंट में किसी का तो डेवलपमेंट होता है और किसी के लिए मतलब वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इसी तरीके से लोगों के डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब आपस में लड़ते हुए नोशंस हो सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के। हमने डैम वाला एग्जाम्पल लिया, रोड और ब्रिजेस वाला भी हमने इस तरीके से एग्जाम्पल हमने ले लिया है। फिर मतलब यही है कि जैसे कि अब हम लोग, फैक्ट्रीज होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो टॉक्सिन्स, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री है तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो ऐसे ऐसे केमिकल टॉक्सिन्स होंगे जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो जिसकी फैक्ट्री है उसका तो फ़ायदा हो गया, वो पैसे कमा रहा है, मगर आसपास का जो एरिया है उसमें क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। वो जब ज़मीन में जाएगा, पानी में मिलेगा तो वाटर पॉल्यूशन फैलेगा, जहरीले गैसेस निकलेंगी जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी बॉडी के लिए। तो इस तरीके से एक इंसान के लिए तो वो डेवलपमेंट है, नेशन के लिए भी नेशन डेवलपमेंट आप उसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी कंपनी से लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं, उस कंपनी से जो वहाँ का मालिक है वो टैक्स भी भर रहा है, तो वो नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, मगर कई लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो नेशनल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, नेशनल डेवलपमेंट को जो देखने का तरीका है वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। हम डिफरेंट कंट्रीज़ को और डिफरेंट स्टेट्स को अगर हमें कंपेयर करना है कि कौन कैसा वर्क कर रहा है तो वो किस तरीके से करते हैं, वो हमें इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। तो अगर डेवलपमेंट का जो मतलब है सबके लिए अलग अलग है, तो किस तरीके से हम कुछ कंट्रीज़ को डेवलप कह सकते हैं कि भाई वो विकसित हैं, और कुछ कंट्रीज़ को हम ऐसा कहते हैं कि वो अभी डेवलप हो रही हैं। तो इसमें हमें आगे बताते हैं कि जब हम डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं जिसमें सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं और डिफरेंस भी हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ने कंपैरिजन के कुछ मेजर्स बना लिए हैं। जैसे कि हाँ, बच्चे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर दो बच्चों को आप कंपेयर कर लिए अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को, एक ए है और एक बी है। एक हम कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं इसमें, जैसे हमें बताया गया है उनकी हाइट के बेसिस पे, उनकी हेल्थ के बेसिस पे, वो कितना टैलेंट है उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे। हो सकता है जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट हो वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा ना हो, और जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, लोगों का फ्रेंड ना बनता हो, अच्छा बिहेव ना करता हो। तो इस तरीके से हमने कई सारे क्राइटेरिया डिवाइड कर देते हैं किसी को परखने के लिए। तो ऐसे ही कंट्रीज़ के लिए भी हम लोगों ने कई सारे जो है मेजर्स वो बना रखे हैं कि इस बेसिस पे से हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब चीज़ों पे हम डिवाइड करके कंट्रीज़ को मेजर करते हैं, स्टेट्स को मेजर करते हैं। तो इसमें हम बोल्ड में है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं चीज़ों की, या फिर अब देशों की बात आ रही है तो देशों की, और फिर उनके बेसिस पे उनको हम मेजर करते हैं। तो फिर अब आगे बताते हैं, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स।
तो हम लोगों ने काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर दिया उसको। तो अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट होता है, करेक्टरिस्टिक होती है कंट्रीज़ को कंपेयर करने की, वो होती है उनकी लेवल ऑफ इनकम की, कौन कितना कमा रही है, उसके बेसिस पे हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि कंट्री की कंडीशन कैसी है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्री की मतलब इनकम को लेते हैं और वहाँ पे लोगों की हेल्थ की कंडीशन, एजुकेशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लेकर के मेजर करते हैं। तो अब हमें बताया गया है कि हम किसी की कंट्री की इनकम को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हम कैसे मेजर करते हैं, एवरेज इनकम लेते हैं। एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। और एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो हम किसी कंट्री की इनकम को कैसे मेजर करते हैं, एवरेज इनकम बोलते हैं या तो उसे, या तो हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। लोग टोटल इनकम, टोटल एक कंट्री कितना कमा रही है वो हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो वो हो जाएगी एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। ऐसे करके देखिए, हम ब्रश ले लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ब्रश ले लिया, तो एवरेज इनकम, एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम, ये टोटल है इनकम, ठीक है। ओहो, ये ब्रश काफ़ी मोटा हो रहा है। ये टोटल इनकम है और नीचे आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन। तो जब हम लोग ये निकालेंगे, इसको टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन करेंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगी एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। तो हमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो लेके आई जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो निकालता है वो क्लासीफाई करता है कंट्रीज़ को, कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो अगर पर कैपिटा इनकम 12,666 है किसी की यूएस डॉलर में, और मतलब ये 2012 का डेटा है या फिर इससे ज़्यादा है, डॉलर 12,616 अगर किसी की इनकम है या इससे ज़्यादा है, तो उस कंट्री को हम कहेंगे रिच कंट्री। मतलब एवरेज इनकम इतनी है, पर कैपिटा इनकम अगर किसी की इतनी है। और अगर किसी की, किस कंट्री की मतलब पर कैपिटा इनकम 1035 से कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लो इनकम कंट्री कहेंगे। ये हम लोग यूएस डॉलर के हिसाब से निकालते हैं इनको। इंडिया किस कैटेगरी में आती है, इंडिया कैटेगरी में आती है लो मिडिल इनकम कंट्री की, क्योंकि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम है यूएस डॉलर 1530 पर एनम। एनम का मतलब होता है एक साल, पर एनम का मतलब हो गया एक साल में एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो आय है वो है यूएस डॉलर 1530। हमारी कम इसलिए है, हमारा देश तो काफ़ी बड़ी इकॉनमी है, कम इसलिए आती है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 125 करोड़ की आबादी, मतलब अराउंड 125 से भी ज़्यादा है। 2021 का सेंसस हुआ तो पक्की बात है 130 करोड़ की आबादी हो जाएगी हमारे देश की तब तक। तो इसलिए हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम आ जाती है। इसके बेसिस पे कौन निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। और जो मिडिल ईस्ट और बाकी कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको हम जनरली डेवलप कंट्री नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो इकोनॉमिक कंडीशंस तो अच्छी हैं मगर सोशल और एजुकेशनल कंडीशंस अच्छी नहीं है, इसलिए हम जनरली उनको जो है हम डेवलप नेशंस नहीं कहते हैं। जो मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और बहरीन, कतर, ओमन वगैरह, उनको। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एवरेज इनकम, एवरेज इनकम का हम लोगों ने देख लिया ना, मतलब टोटल इनकम ऑफ कंट्री और अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हमारी एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम निकल आती है। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो इसमें हम लोगों को क्या बताया गया है, अगर हम लोग इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस, मतलब उसकी आकांक्षाएं और उसके लक्ष्य को देखें, तो हम पाएंगे कि लोग सिर्फ और सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं चाहते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। तो हम लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया था, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम होती है। ये किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को बनाने के लिए। ये वाली चीज़ तो हमने पढ़ ली थी। अब किस तरीके से हम लोग पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट्स निकालते हैं, तो स्टेट्स की निकालनी है तो उस स्टेट की कितनी इनकम है, उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, इनकम से अपॉन पॉपुलेशन करिए और जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी किसी भी स्टेट की। तो इसी तरीके से हम लोग अगर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करें तो इसी तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो हम देखेंगे इस टेबल में कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है और 2012-13 की अगर हम बात करें तो, और बिहार की इसमें सबसे कम है। इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 का डाटा है, ये तो चेंज होता रहता है।
महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज़ एट द बॉटम। तो बिहार में काफ़ी कम लोग पैसा कमाते हैं, अर्न ओनली ₹28,774 एक साल में कमा पाते हैं। और सो इफ़ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, महाराष्ट्र विल बी कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड, बिहार विल बी कंसिडर्ड लीस्ट डेवलप्ड। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम को लें उसको नापने के लिए, मतलब कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और बिहार सबसे कम डेवलप्ड होगा। अब हम इस टेबल में से जो देखिए, महाराष्ट्र की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पे है 25, और लिटरेसी रेट महाराष्ट्र की है 82%, और अटेंडेंस रेशियो तो काफ़ी कम है, 64 है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। Infant mortality rate indicates number of children that die before the age of 1 year as proportion of 100 live children born in that particular year। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जो बच्चों की डेथ हो जाती है, अगर जैसे किसी बच्चे की डेथ हो गई है तो 1 साल से कम की उम्र में, पर 1000, यहाँ पे 1000 आएगा, 100 नहीं होता है, पर 1000 लाइव चिल्ड्रन, मतलब 1000 जो बच्चे ज़िंदा रहे, उसमें से किसने, मतलब उनके कंपैरिजन में कितनों की डेथ हो गई जो उसी साल में पैदा हुए थे, तो वो हो जाएगा हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल की उम्र से पहले, एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1000 जो लाइव रहे और जिनकी डेथ हो गई, उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, पॉपुलेशन जो 7 साल से ऊपर की एज की है वो किसी भी चीज़ को समझ के पढ़ सके और लिख सके, तो वो होता है हमारा लिटरेसी रेट। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी ऑफ पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 से ज़्यादा एज ग्रुप में कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, साक्षर है, वो होता है लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। तो जो चिल्ड्रन है 14 से 15 ईयर्स की एज वाले बच्चे, वो कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं और कितने उसमें उतनी एज में कितने टोटल नंबर ऑफ़ बच्चे हैं, वो नीचे लिखा जाएगा और ऊपर लिखा जाएगा कितने अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम नेट अटेंडेंस रेशियो निकाल सकते हैं। फिर ये पूरी टेबल की मैंने बात की है कि केरला का जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम है, उनकी लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल होने से पहले, पर 1000 बच्चों, अगर पूरे 1000 के लिए तो उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। 1000 में से 25 की डेथ हो जाती है महाराष्ट्र में, और केरल में होती है 12 की, और सबसे ज़्यादा बिहार में होती है 43 की। तो केरला का सबसे अच्छा है। इस पूरे पैराग्राफ में इन सब में ये बताया गया है कि केरल का अच्छा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, अवेयरनेस फैलाने में, इन सब चीज़ों में। और मतलब अब हमें इससे ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लिटरेसी होगी उतना ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। लिटरेसी देखिए यहाँ पे 94 है केरल में, तो इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना कम है, 12 है। और महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट 82% है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 है। और लिटरेसी रेट बिहार में तो बहुत ही कम है, 62, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए कितना ज़्यादा है, 43। और नेट अटेंडेंस रेशियो भी कितना ज़्यादा कम है। तो जितनी ज़्यादा लिटरेसी होगी जिस जगह, उतनी कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस भी उस स्टेट में या उस जगह अच्छी होगी। अब अगर हम देखें पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में, तो हमें ये बताते हैं मतलब कि जो केरला है उसकी मतलब इनकम तो महाराष्ट्र से देखिए कम है, मगर उसकी जो कंडीशंस हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन कंडीशन, वो महाराष्ट्र से ज़्यादा अच्छी हैं। और पंजाब भी काफ़ी रिच स्टेट है, तो पंजाब से भी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मनी जो होती है ना हमारी पॉकेट में, वो सारी की सारी चीज़ें खरीद नहीं सकती है जो हम चाहते हैं। इनकम एक खुद में एक कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि मटेरियल गुड ही सब कुछ नहीं होते हैं। अगर आपके पास जेब में पैसा है उसके बावजूद भी आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो नहीं खरीद सकते ना। आप अनएडल्टरेटेड, अगर आपके एरिया में सारी की सारी एडल्टरेटेड मतलब मिलावटी वाली दालें, मिलावटी वाली दवाइयाँ ही मिल रही होंगी, तो आप खरीद भी वही सकते हैं। तो आपके जेब का पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। कम्युनिटी को साथ में मिल करके आना ही पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी ही पड़ेगी अगर आपको साफ एनवायरनमेंट में रहना है, अगर आपको अच्छी सर्विसेज लेनी है। अब एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपकी लोकेलिटी है, अगर साथ मिलकर के लोग काम करें तो कितना सही रहता है। एग्जांपल है जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड एक रखा जाता है, अगर हर घर अपना एक सिक्योरिटी गार्ड रखने लगे तो उसको कितना महंगा पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप एक कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ पे पास में ही एक स्कूल है,
सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए विलिंग है, हर पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है, इसलिए वहाँ पे स्कूल है और स्कूल चल रहा है। अगर सिर्फ एक ही बच्चा स्कूल में जाना चाहे, पेरेंट्स भी ना भेजना चाहे, तो क्या वो स्कूल वहाँ पे चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, आपको और दूर जाना पड़ेगा। इसलिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब साथ मिल करके काम करें। अगर साथ मिल करके सब काम करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इसलिए एजुकेशन, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि डेवलपमेंट आ सके। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ की, एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। ऐसे स्टेट्स में जनरली हेल्थ और न्यूट्रिशनल जो स्टेटस होता है लोगों का, वो काफ़ी अच्छा होता है। अब आगे हम लोगों को देखते हैं ये वाला, तो एजुकेशन अचीवमेंट इन रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब अगर हम गांव वाली, रूरल पॉपुलेशन का मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, मेल पॉपुलेशन जो लिटरेसी रेट है 52% है, फीमेल तो सिर्फ 19% है। मतलब बहुत बहुत गंदी बात है, ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। 19%, मतलब 100 में से सिर्फ 90, अगर 1000 में से सिर्फ 19 लोग ही मतलब पढ़े हुए हैं, अच्छी मतलब 100 में से, तो क्या ही वो ऐसी मतलब फीमेल्स अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगी। तो वही होता है, डेवलपमेंट ऐसे ही नहीं आ पाता है। अब इसमें आगे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब देखिए बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बॉडी मास इंडेक्स होता है कि आपका जो वेट है किलोग्राम में, आप उसे ऊपर की तरफ लिखिए, फिर नीचे डिवाइड में अपनी हाइट लिखिए, मीटर में स्क्वायर कर दीजिए उसको, और फिर जब आप जो डिवीजन आएगा, और फिर अगर जो आपका आंसर आता है वो 18.5% से कम आता है, तो आप जो है वो अंडर न्यूट्रिशन्ड है, मतलब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी है। और अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से ज़्यादा आता है तो आप ओवरवेट हैं, मगर आप मोटापे से आप ग्रस्त हैं, आपकी मतलब वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इतना नहीं होना चाहिए। तो ये बॉडी मास इंडेक्स हो गया। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अभी हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें था इनकम के बेसिस पे, कि मतलब अगर इनकम इतनी है, वो सारे का सारा जो डेवलपमेंट था वो किस बेसिस पे करता था? वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इनकम के बेसिस पे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये कौन निकालता है? ये निकालता है हमारा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको निकालता है। और इसमें हमें क्या क्या इंडिकेटर लेता है? ये लेता है हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। वो क्या लेता था वर्ल्ड बैंक वाली रिपोर्ट? वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम होता था। इनमें हेल्थ और एजुकेशन भी इन लोगों ने काउंट किया हुआ है। तो इसका 2014 का डाटा दे रखा है। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, ये हेल्थ वाला डाटा होता है 66.4, और हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो है कितनी? 5150, और लिटरेसी रेट 62.8 देखिए। और HDI में रैंकिंग कितनी है? 135। हमसे श्रीलंका ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। लिटरेसी रेट 91.2, इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम भी हमसे ऑलमोस्ट डबल टाइप की ही है ये। तो मतलब श्रीलंका ने हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क किया है बाकी सारे देशों के कंपैरिजन में जो इस टेबल में दिए गए हैं। फिर आगे हम लोग कहते हैं कि ये मतलब श्रीलंका छोटा देश है, उसके बाद भी उनकी लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उनके बाकी सारे जो हेल्थ की कंडीशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और हम लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सस्टेन करना, मतलब जो चीज़ चलती रहती है वो चीज़ होती है सस्टेन। सस्टेनेबिलिटी मतलब जो चीज़ चलती रहे, जिसमें सस्टेन करने की एबिलिटी हो, वो होती है सस्टेनेबिलिटी। तो अगर हम लोगों को डेवलपमेंट, जो अच्छा डेवलपमेंट होता है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने आज तो डेवलपमेंट कर लिया, दुनिया भर के सारे बिल काट दिए, डेवलपमेंट हो गया, आपके घर में मेज़ें आ गई, कुर्सियाँ आ गई, मगर आपने कितना ज़्यादा मतलब जो ऑक्सीजन आपको मिल सकती थी वो आपने हटा दी, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी। तो अभी के लिए तो आपकी डेवलपमेंट हो गई, आपके मज़े आ गए, मगर फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होगा? उनको तो आपने बर्बाद कर दिया ना। तो ऐसी डेवलपमेंट जो होती है ये अनसस्टेनेबल होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है कि आपने आज तो डेवलपमेंट की, मगर आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को भी उसके से कोई प्रॉब्लम ना हो। डेवलपमेंट जो हमेशा चलती रहे, और ये नहीं है कि एक बार हो गया डेवलपमेंट फिर ब्रेक लग गया फिर आप गड्ढे में जा रहे हैं, नहीं। जो डेवलपमेंट सही तरीके से हमेशा चलती रहे वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग ग्राउंड वाटर है इंडिया में ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि आज से 30-40 साल बाद तो ग्राउंड में वाटर ही नहीं बचेगा, इतना ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। और जैसे कि हम लोग पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये ओवर एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ सालों में एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं बचेंगी। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट करेंगे, गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। कभी ना कभी नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, बुरे प्रभाव हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, क्योंकि हम लोग
जो एनवायरनमेंट होता है उसकी नेशनल स्टेट कोई बाउंड्री तो होती नहीं है। अगर आपने यहाँ पोल्यूशन फैलाया तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। ये नेशन स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए हम लोगों को नॉलेज फैलाने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और नए नए जो है इन्वेंशंस और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकें। और हम सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा ताकि हम अपनी जो अर्थ है उसको बचा सकें। प्रोग्रेस हमारी सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से हमारी प्रोग्रेस होती रहे, ताकि जो हमारा गोल है डेवलप नेशन बनने का, डेवलप होने का, वो एक सस्टेनेबल वे में ही पूरा हो। और पूरे वर्ल्ड में भी सबको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई डेवलपमेंट है तो सही रहे, ताकि आज ही नहीं फ्यूचर जनरेशन्स को भी उसका फ़ायदा मिले। तो हो गया हमारा चैप्टर का